हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 बहुत लंबा है क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैंने ये लिख के रख दिया है सो दैट ये देखते आपके पूरे दिमाग में बैठ जाए। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 खत्म कर लिया है, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 12 से 18 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग आर्टिकल नंबर सिर्फ 19 ही देखेंगे क्योंकि 19 के बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं, तो उनको डिस्कस करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अराउंड 25 to 30 मिनट्स लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन था या ये कहना था मैं सेशंस अराउंड 1-1.5 घंटे का क्यों नहीं लेता। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या हो गया, इतना फास्ट लाइफ में मतलब इतने बड़े सेशंस बहुत कम लोग देखना पसंद करते हैं। एंड मोर ओवर ये जो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है ये बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए, तो मैं वीडियोस को थोड़े छोटे रख रहा हूँ। तो छोटा वीडियो लोग अक्सर ऑन द मूव ऑन द गो देखना भी पसंद करते हैं, तो इसीलिए 20-25 मिनट 30 मिनट में अगर एक कंसेप्ट उनको सीखने को मिलता है तो इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर देम, इसीलिए मैं वीडियोस थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव। ओके, सो आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, हमारे कुछ अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, क्या क्या राइट्स हैं उनको? फ्रीडम है उनको, ठीक है, उनको उन पे पाबंदी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, to move freely throughout the territory of India. Okay, E क्या है? To reside and settle in any part of the territory of India. एंड E के बाद F आना चाहिए था बट F नहीं है। G क्या है? To practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. ठीक है, यहाँ पे गलती से ये एंटर नहीं प्रेस हुआ था तो ये यहाँ पे आ गया, ऑल्दो इट हैज बीन ओमिटेड। ये 19F है जिसको हटा दिया गया। ठीक है, ये 19F एक्चुअली वहां पे होना चाहिए था बट ये मिस्टेकनली इस लाइन में आ चुका है। एनीवेज आपको समझने से मतलब है, तो ABCDEF हटा दिया गया है और G है, राइट? ओके, तो अब देखते हैं कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसको क्यों हटाया गया, क्या हो रहा था। ओरिजिनली द राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए बोला जाता है कि एकदम स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? अभी तो 6 फंडामेंटल राइट्स है। इट डेल्ट विद आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 19(1)(f) में इसके बारे में बात किया गया। 19(1)(f) में क्या बात किया गया? राइट टू एक्वायर, आप खरीद सकते हो प्रॉपर्टी, उसको होल्ड कर सकते हो कुछ टाइम एंड डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यानी आप उसको बेच भी सकते हो, राइट? ओके, सो यहाँ पे डबल एफ आएगा आई गेस। ओके, आर्टिकल 31 ये बोलता है राइट अगेंस्ट डिप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी अगर सरकार को आपकी प्रॉपर्टी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में चाहिए तो कभी भी मुंह उठा के स्टेट गवर्नमेंट आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांगेगी आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, उनको ये पहले साबित करना पड़ेगा कि आपसे जो ये प्रॉपर्टी लिया जा रहा है ये पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा और आपको इसका जो मतलब जितना बन पड़ता है, ठीक है, जितना होता है उसका लेजिटिमेट आपको कंपेंसेशन भी गवर्नमेंट या फिर स्टेट आपको देगी, राइट? तो यही है कि आउट ऑफ नोवेयर कभी भी आपको गवर्नमेंट या स्टेट उठ के ये नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आर्टिकल 31 हमको एक प्रोटेक्शन दे रहा है एंड आर्टिकल 19(1)(f) हमको ये राइट देता है, हमको ये फ्रीडम देता है, हम पे कोई पाबंदी नहीं है कि हम लोग कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं एंड उसको डिस्पोज भी कर सकते हैं, राइट? अब प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि देखो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, फ्रेम किया गया था, फ्रेमर्स जो थे टॉप लीडर्स थे। ठीक है, तो जैसे ये देश आजाद हुआ तो ये देखा गया कि जितने भी मतलब लैंड प्रॉपर्टी, जितने भी जमीन रिलेटेड जितने भी कागजात हैं या उनके जो ओनर्स हैं वो ज्यादातर जमींदार हैं या दीवान से, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था। ओके, एंड फार्मर्स
फार्मर्स जो थे या उससे आई मीन फार्मर्स कैटेगरी के जितने भी लोग थे, उनको अपने एग्रीकल्चरल लैंड का ओनरशिप नहीं मिल पा रहा था। तो क्योंकि ये चीज ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था, ठीक है, और इसी तरीके से ये शिफ्ट हुआ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज लिख दिया गया। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया पहले कि हाँ, हम लोग जमींदारों से और दीवान से, तो उस टाइम पे उसको पट्टा डॉक्यूमेंट बोलते थे या पट्टा लैंड बोलते थे, ठीक है, उनसे कुछ जमीन लेंगे एंड ये हम लोग किसानों को देंगे सो दैट उनका भी वेलफेयर हो सके। अब कुछ जमींदार दीवानों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर रखा था, उन्होंने बोला कि आप हमसे लैंड लेके जो ये दे रहे हो आप नहीं दे सकते, ठीक है, हमारे पास आर्टिकल 91 एफ के तहत ये राइट है कि हम लोग कोई भी जमीन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है, अगर वो इंसान देना चाहे तो खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो मुझे कंपेंसेशन नहीं चाहिए, मुझे डिस्पोज करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर पाया इस केस को, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट को वो सुनना ही पड़ेगा, वो केस अपने अंडर लेना ही पड़ेगा। अब हुआ क्या कि देखो, अगर अमेंडमेंट्स वगैरह करके स्टेट या गवर्नमेंट चाहती तो इन राइट्स को हटा सकती थी डायरेक्टली, ठीक है, बट उन्होंने इनिशियली ये चीज नहीं किया। इनिशियली इसीलिए नहीं किया क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने ही फ्रेम किया है। अभी अगर वो लोग ऐसा करेंगे कि अमेंडमेंट करके ये फंडामेंटल राइट हटा देंगे तो लोग क्या सोचेंगे, पब्लिक का क्या एक इंप्रेशन बनेगा कि आज आप राइट टू प्रॉपर्टी हटा रहे हो, कल को आप बोलोगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उसको हटा दोगे आप अमेंडमेंट करके। इसीलिए ये चीज इनिशियली उन्होंने नहीं किया। बाद में जाके जब जनता गवर्नमेंट आई तो जनता गवर्नमेंट ने क्या किया, हाउएवर the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th amendment act 1978, ठीक है, और ये हुआ जनता गवर्नमेंट के शासन में, राइट, ओके। इट वाज मेड ए लीगल राइट, इसको ना अभी एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A in part 12 of the constitution. So at present there are only 6 fundamental rights. अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? अभी सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, समझ में आ गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी 6 ही फंडामेंटल राइट है, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जस्ट अ मिनट, कोई एक साउंड आ रहा था, ओके। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो जनता गवर्नमेंट के शासनकाल में आया था, उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, राइट, ओके। तो यहाँ पे जितने भी सारी चीजें हैं हम लोग एक एक करके अभी देखने वाले हैं। चलो देखते हैं 19(1)(a, ओके, 19(1)(a देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, प्रेस मीडिया जो होता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी आप व्यक्त करना चाहो, कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, आप एडवर्टाइज कर सकते हो। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह के बारे में आप जानने के इच्छुक हो तो आप आरटीआई वगैरह फाइल कर सकते हो, ठीक है। राइट टू साइलेंस, आपको अगर बोलने का अधिकार है तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है आपके पास, राइट, ओके। अब यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अब क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। आप ऐसा कुछ कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते, एक्सप्रेस या बोल नहीं सकते जिससे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री हार्म हो, ठीक है, उस पे असर हो। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी, कंट्री का सिक्योरिटी, आप क्योंकि आप मान लो एक कॉन्फिडेंशियल पोस्ट पे हो, आप रॉ के किसी अच्छे से पोस्ट में हो, ठीक है, एंड कुछ एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो आपने उसका फोटो खींच के आपने अपने फेसबुक स्टेटस में लगा दिया, ठीक है, वहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, तो जिन कंट्रीज के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशंस है, आप उनके बारे में पर्सनली क्या सोचते हो वो चीज आप व्यक्त नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बोला है, बहुत बार बोला है, सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, आप सिस्टम के अगेंस्ट में जाओगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आप लोग जितने भी लोग सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जो सिस्टम में चल रहा है, जैसा सब कुछ हो रहा है, आप उसी के
अकॉर्डिंग सब कुछ लिखो, अपना आंसर्स फ्रेम करो, अपने कुछ कुछ विचार व्यक्त कर सकते हो, बट आप एकदम सिस्टम के अगेंस्ट जाके ना ही आपको मेंस में कुछ लिखना है, ना ही आपको इंटरव्यू में कुछ बोलना है। ऐसा करोगे तो फिर हो गया, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो पूरा एक सोसाइटी का जो ऑर्डर है, ठीक है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिसेंसी एंड मोरालिटी मेंटेन करके आपको कुछ भी चीज बोलना है या एक्सप्रेस करना है। कोर्ट का सम्मान नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते आप। किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते, ठीक है, मानहानि का दावा ठोक देगा वो इंसान आप पे। ओके, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप लोगों को भड़का नहीं सकते, पब्लिक को भड़का नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत नहीं कर सकते, राइट। आगे बढ़ते हैं 91B, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आपको अगर पीसफुल असेंबली करना है, लोगों को गैदर करना है, बट अनआर्म्ड, ठीक है, तो आर्म्स एंड एमुनिशंस नहीं होना चाहिए भाई आपके साथ कि आप बंदूक लेके AK-47 AKM वगैरह लेके आप अभी यहाँ पे धरना दे रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक मीटिंग्स करना है, आपको कॉन्फ्रेंस करना है, आपको प्रोसेशंस निकालना है, बट हाँ विद ड्यू परमिशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी होता है, जिला के DC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, SP होते हैं, ठीक है, उनसे आपको परमिशन लेके फिर ये प्रोसेशंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा नवरात्रि के टाइम, फिर गणेश चतुर्थी के टाइम, ठीक है, जो प्रोसेशंस निकलता है तो वो सब लोग परमिशन लेके ही निकलते हैं। यहाँ पे भी वही रेस्ट्रिक्शंस है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री हार्म नहीं होना चाहिए, और जो पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग ट्रैफिक मेंटेनेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप असेंबली फॉर्म कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी इसके बारे में इत्तला नहीं की, कहीं से भी परमिशन नहीं लिया, क्योंकि वो लोग भी अपने हिसाब से ट्रैफिक अरेंजमेंट करेंगे। आप अगर आउट ऑफ नोवेयर ये चीज कर रहे हो तो किसी को पता नहीं चलेगा, एंड एक केओस क्रिएट हो जाएगा उस पर्टिकुलर सिटी, टाउन में या विलेज जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 91C, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो आप यूनियन, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स फॉर्म कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है हमारे कंट्री में, रेलवे का अलग से यूनियन है, बैंक्स का अलग से यूनियन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके यूनियन है। अब ये यूनियन किसी भी काइंड के हो सकते हैं, कॉमर्शियल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है, राइट। ओके, अब इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगेन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हार्म नहीं होना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए, एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, इसके अगेंस्ट में जाके आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नोट करने की बात यह है, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल 33 में हम लोग जाएंगे तो इसके बारे में हम लोग फिर से देखेंगे कि यूनियन, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिफेंस, जो एकदम फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स होते हैं, जैसे आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस या फिर पुलिस फोर्स, उसमें वो यूनियन वाला सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है। वो लोग कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, क्योंकि यूनियन हुआ तो यानी वो लोग अपना जो भी उनको चाहिए, ठीक है, उनके डिमांड्स रखेंगे, कभी पूरा नहीं हुआ तो स्ट्राइक भी प्रोबेबली करेंगे। तो बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सेगमेंट्स ऑफ द कंट्री है, ये लोग अगर स्ट्राइक पे चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो कंसेप्ट यहां पे कभी भी नहीं है। एंड ओनली नॉन पॉलिटिकल फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो अपने देश में, कहीं पे भी मूव कर सकते हो, आपको एज सच परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)D प्रोटेक्ट्स ओनली इंटरनल मूवमेंट राइट विद इन द कंट्री, और आर्टिकल 21 एक्सटर्नल मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है, राइट टू मूव एंड कम बैक टू कंट्री, ठीक है, ये कम्स अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 19(1)D इंटरनल मूवमेंट और आर्टिकल 21 एक्सटर्नल मूवमेंट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अगेन पब्लिक ऑर्डर, आपको मान लो कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, कुछ इंटरनल मान लो जैसे अभी असम, मणिपुर, इन सब में जो भी इश्यूज हुआ था, तो वहां के दोनों साइड के पुलिस फोर्सेस ने मना कर दिया था कि हाँ आप यहाँ से वहां नहीं जा सकते। आप बोलोगे नहीं भाई मेरे पास तो बस का टिकट है, कार का टिकट है, जो भी है, मुझे जाना है, तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो मतलब जो भी काम सिचुएशन है उसको मेंटेन करके रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखने के लिए, अगर गवर्नमेंट ने, अगर स्टेट ने इसमें कोई पाबंदी लगाई है तो वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक।
फिर जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज आप अंडमान में ऐसे कुछ कुछ एरियाज है, या अरुणाचल नागालैंड वहां पे कुछ कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे आप जनरल पब्लिक नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो ट्राइबल एरियाज है वो लोग भी चाहते हैं कि उनको आजकल के मॉडर्न सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको भी अपना कल्चर अपना हेरिटेज सब कुछ प्रिजर्व करके रखना है, उनको मतलब वही जंगल में रहना है, उनके अलग अलग देवता है, वो लोग वहीं पे खाते पीते सोते हैं, ठीक है। तो वो लोग नहीं चाहते कि बाहर से कोई आए एंड लाइक इस चीज को डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो वहां पे आप नहीं जा सकते, आपको परमिशन चाहिए होगा, हालांकि इतना मिलेगा नहीं आपको परमिशन वहां पे जाने का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, राइट टू सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, राइट टू रिसाइड वर्सेस राइट टू सेटल। तो आप कहीं पे भी रह सकते हो जाके, आपको अगर बैंगलोर दिल्ली में जॉब मिलता है, ठीक है, आप मान लो लखनऊ से हो बट आपको बैंगलोर में जॉब मिला, फिर दिल्ली ट्रांसफर हो गया, वहां पे जाके आप रह सकते हो, जॉब कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं चलो अभी मैं अपने फैमिली को लेके वहीं पे घर खरीद लेता हूँ, फ्लैट खरीद लेता हूँ, कुछ भी, तो मुझे वहां पे हमेशा के लिए रहना है पूरा, ठीक है, सेटल हो जाना है, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन टू ग्राउंड्स, अगेन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अगेन आप ऐसे किसी ट्राइबल एरियाज में जाके आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये जमीन मुझे चाहिए, मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे घर बनाना है, ये नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जैसे मान लो जैसलमेर वाला जो एरिया है एकदम बॉर्डर के पास है, ठीक है, तो वहां पे जाके, तो वहां पे नोमेंस लैंड है, कुछ बहुत सारे मतलब बहुत जगह ऐसा है, बहुत सारा जगह ऐसा है, बहुत सारे एरिया ऐसा है, कुछ किलोमीटर्स, तो वहां पे नोमेंस लैंड है, वहां पे जाके आप नहीं बोल सकते, है वो इंडिया का ही जगह, आप वहां पे जाके नहीं बोल सकते क्योंकि बॉर्डर एरिया है कि मुझे वहां पे घर खरीदना है, जमीन खरीदना है, घर बनाना है। अब हाँ, वहां पे बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, बट वो सारे गांव जैसे 50-100 साल पहले से बसे हुए हैं, तो उनको हटाया नहीं है गवर्नमेंट ने, ठीक है, वो लोग वहीं पे है, बट आप अलग से जाके वहां पे सेटल नहीं हो सकते, राइट। तो इन सारी छोटे छोटे चीजों का रेस्ट्रिक्शंस आपको मान के चलना पड़ेगा, जो सबके भलाई के लिए ही है, सबके वेलफेयर के लिए, राइट। ओके, अच्छा, इनर लाइन परमिट सिस्टम, इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। इशूड टू सिटीजन्स टू ट्रेवल टू रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे मैंने बोला बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, आपको हर एक के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। हालांकि नॉर्मल पब्लिक को हार्डली ऐसा परमिशन मिलता है, बट फिर भी कुछ एरियाज में अगर जैसे मीडिया है या कुछ रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, उनको जाना है वहां पे, वहीं पे एक पौधा मिलता है, तो उससे उनको कुछ मेडिसिन बनाना है, कुछ रिसर्च करना है, उनको परमिशन मिल जाएगा, तो आपको ये इनर लाइन परमिट सिस्टम लेना पड़ेगा, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, जितने भी ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, राइट। या फिर आप देखोगे कुछ नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, वहां पे आपको घुसने नहीं दिया जाता, एक कुछ पार्ट रहेगा उसका जिसमें आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ जगह है। ओके, अब जो इनर लाइन परमिट जो है वो ऐसे देखो, वो डिसाइड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है कि कौन सा एरिया है, कितना एरिया होगा, ठीक है, उसको स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी आपको। ओके, तो इनर लाइन परमिट सिस्टम थोड़ा देख लेते हैं। ये एकदम बहुत पहले के टाइम से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक एरिया अलग से कर दिया था, उन्होंने एक एरिया अलग कर दिया था, उन्होंने ये बोला था कि हम लोग चाहते हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, उनका जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो लीगेसी है, वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। बट ये सब ऊपर की दिखावे वाली बात थी, एक्चुअली बात था कि ये जो एरिया था जो ब्रिटिशर्स ने एकदम अलग करके रखा हुआ था, ये एरिया पूरा का पूरा रिसोर्स रिच एरिया था, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से नॉर्मल लोग का आना जाना यहाँ पे रहे, उनका रिसोर्स, उस जगह का रिसोर्स वो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया नॉर्मल इंडियन पब्लिक के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए। ओके, दिस एक्ट वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा टू प्रोटेक्ट द क्राउन्स ओन कमर्शियल इंटरेस्ट बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंडियन फ्रॉम ट्रेडिंग विद दीज within these regions. In 1950, the Indian government replaced British subjects with citizen ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये फिर कंटिन्यू हो गया, जैसे ही देश को आजादी मिली यही चीज कंटिन्यू होता चला गया, ठीक है। तो फिर 11 दिसंबर 2020 को क्या हुआ, ठीक है, तो जैसे कुछ कुछ एरियाज हैं जिसमें इनर लाइन परमिट लगता है, जैसे यहाँ पे
चलो मैंने स्टेट का नाम तो यहाँ पे नहीं लिखा था, ये आपका अरुणाचल हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया। फिर फोर्थ स्टेट जो होगा जिसपे एक्सटेंड किया गया आईएलपी वो है मणिपुर, which became the fourth state where the ILP regime is applicable. It is issued by the concerned state government and can be issued for travel purposes solely. ठीक है, तो कुछ कुछ स्टेट्स है, तो आपका होमवर्क है कि कौन सा स्टेट्स है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि जिसमें इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। ठीक है, परमिट मतलब परमिशन, आपको परमिशन चाहिए होगा जाने के लिए। ठीक है, फोर्थ स्टेट तो मणिपुर है, ठीक है, अरुणाचल भी है, नागालैंड भी है, तो आप लोग बताना पूरा लिस्ट कि कौन सा स्टेट है, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g). ठीक है, यहाँ पे मैंने एफ लिखा था बट एफ तो प्रॉपर्टी वाला है तो वो तो डिलीट हो गया। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गलती हो गया था तो मैंने इसको इरेज करके अलग से लिख दिया। तो कैरी आउट एनी प्रोफेशन ऑफ योर विश, तो आप कोई भी जॉब, नौकरी, कुछ भी बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, कुछ भी आपको करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। ओके, अगेन इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक उसको आपको ध्यान में रख के आपको कोई काम करना है। फर्दर स्टेट कैन प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस कैरी ऑन ए पार्शियल और कंप्लीट मोनोपोली। ओके, अब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर आप स्टेट ऐसा करती है कि उसको बीटेक वाला बंदा ही चाहिए, एमबीए वाला बंदा ही चाहिए, तो उसमें आप जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे ये जॉब करना ही है। उसके लिए आप क्वालिफाइड हो कि नहीं ये भी मैटर करता है। ठीक है, अभी किसी सेगमेंट में अगर स्टेट ने बोला कि यहाँ पे कॉम्प्लीटली मोनोपोली होगा हमारा, इसमें और कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, तो उसको आपको मानना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देन द राइट डज नॉट इंक्लूड इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि क्योंकि बोला गया है कि आप कुछ भी काम करो पैसे कमाओ, ठीक है, तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके पैसा कमा रहे हो, तो ये सारी चीजें नहीं होगी। डेंजरस चीजें जैसे ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, इन सब चीजों का व्यापार आप नहीं कर सकते। अभी आपके माइंड में ये चीज आ रहा होगा कि क्रैकर इंडस्ट्रीज जो होती है एक्सप्लोसिव्स बनाती है, ठीक है, वो एक स्मॉल लेवल पे बनाती है, ठीक है, तो उनका मतलब उनको कैसे ये काम करने को दिया जा रहा है? देखो, उनके पास प्रॉपर उस चीज का अलग से लाइसेंस होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, उनके पास अलग से ड्रग्स का लाइसेंस होता है, उनको बराबर पूरा लिस्ट बना के क्वांटिटी का हिसाब पूरे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए वो मतलब वो सारी कंपनीज ये सारी चीजें कर सकती है क्योंकि वो लोग परमिशन लेके कर रहे हैं, राइट। जैसे मोनोपोली वाला बात हो गया, जैसे मान लो एटॉमिक एनर्जी वाला बात है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो स्टेट या गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती है, ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी और दूसरा इंसान, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी से डील करते हुए कोई भी काम करे, राइट। सो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलो अच्छा आगे देखते हैं। आगे ये सिंपल सा एक चीज है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 19 राइट टू फ्रीडम और आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ, इन तीनों आर्टिकल्स को एक साथ अगर हम लोग बोले तो ट्रिनिटी बोला जाता है, क्योंकि तीन है, तो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनको बोला जाता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी विथ पेशेंस। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट आपके साथ साथ उनका भी ग्रोथ हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।